नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद तपोवन ऊर्जा परियोजना में काम करने वाले कम से कम 150 लोगों के मारे जाने या फिर लापता होने की आशंका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रवक्ता ने ये बात कही और रेणी गांव में कम से कम 3 पुलों के ढहने के कारण बल की कुछ सीमा चौकियों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। जो पुल ढहे हैं उनमें से एक सीमा सड़क संगठन का है और जो IBDP के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने दिल्ली में कहा कि तपोवन की परियोजना स्थल प्रभारी और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बैराज पर काम कर रहे 100 से भी ज्यादा लोगों और एक सुरंग में काम कर रहे 50 से अधिक लोगों के मारे जाने या फिर लापता होने की आशंका है। अब तक 3 लोगों के शव मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी बचाव काम में ITBP के 250 से भी अधिक जवान लगे हैं। पांडे ने कहा कि सुरंग में करीब 16-17 श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें बचाने के लिए बचाव दल मलबा हटा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों में अचानक आए विकराल बाढ़ के बाद गढ़वाल क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बाढ़ से अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ऋषिगंगा पर बनी एक बिजली परियोजना को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना पर काम करने वाली कई मजदूरों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड की धौलीगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने के बाद से बिजली परियोजना में कार्यरत करीब 150 कर्मचारी लापता है। बाढ़ से चमोली जिले के निचले इलाकों में खतरा देखते हुए राज्य आपदा प्रतिवादन बल और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे गंगा नदी के किनारे पर ना जाएं। हिमखंड टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और चमोली के जिलाधिकारी से पूरी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषिगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में टूटे हुए हिमखंड से आई बाढ़ के कारण धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे कि ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित रेणी गांव के समीप स्थित एक निजी कंपनी की ऋषिगंगा बिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा धौलीगंगा के किनारे बाढ़ के वेग के कारण जबरदस्त भूट कटाव हो रहा है। चमोली के जिला प्रशासन की ओर से अलकनंदा के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक ऋषिगंगा में आई बाढ़ के पानी के वेग को देखते हुए रेणी और तपोवन कस्बों में लोग दहशत में आ गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रातः अचानक जोर की आवाज के साथ धौलीगंगा का जल स्तर बढ़ता दिखा। पानी तूफान के आकार में आगे बढ़ रहा था और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को अपने साथ बहा कर ले गया। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि मौके पर प्रशासन का दल पहुंच गया है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। रेणी से लेकर श्रीनगर तक अलकनंदा के किनारे रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। रेणी में सीमा को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है। उधर दूसरी ओर रेणी से जोशीमठ के बीच धौलीगंगा पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तपोवन वैष्णो घाट जल विद्युत परियोजना के बैराज स्थल के आसपास के इलाके में भी कुछ आवासीय भवन बाढ़ की चपेट में आकर बह गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नदी के बहाव में कमी आई है, जो कि राहत की बात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही। रात की खबर ये है कि नंदप्रयाग से आगे आने वाली अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। नदी का जलस्तर सामान्य से अब 1 मीटर ऊपर है, लेकिन बहाव कम होता जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव, आपदा सचिव, पुलिस अधिकारी एवं मेरी समस्त टीम आपदा कंट्रोल रूम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस बीच मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्वीट के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संबंधित विभागों, अधिकारियों एवं राज्य आपदा मोचन पर बल को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। योगी ने गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
इस बीच में राज्य के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आपदा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की रिपोर्ट मिली है और गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों में जलस्तर संबंधी सतर्कता की 24 घंटे निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल और पीएसी के बाढ़ नियंत्रण कंपनी को भी उच्च स्तर पर सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले वे असम पहुंचे। सोनितपुर में एक रैली में कहा कि देश में सवेरा पूर्वोत्तर से ही होता है, लेकिन विकास के सवेरे के लिए पूर्वोत्तर को लंबा इंतजार करना पड़ा। बीते 16 दिन में वे दूसरी बार इन राज्यों में पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों राज्य गए थे। सोनितपुर के ढेकियाजुली में मोदी ने असम माला हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की। विश्वनाथ और चराईदेव में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। शहीदों के शौर्य के साक्षी सोनितपुर की यह धरती, असम का अतीत बार बार उनके मन को असमिया गौरव से भर देता है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष जैसी बातों को पीछे छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर बढ़ रहा है। असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। असम के दूर दराज इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल सपना होते थे। अच्छे अस्पतालों का मतलब यानी कि घंटों की यात्रा और अनगिनत कठिनाइयां थी। लोगों को यही चिंता सताती थी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। ये समस्याएं तेजी से समाधान की ओर बढ़ रही है। आपको इस पर फर्क को आसानी से देखकर महसूस कर सकते हैं। आजादी के बाद 7 दशकों में यानी कि 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। बीते 5 सालों में असम में 6 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। चुनाव के बाद में जब नई सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज और एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू किया जाएगा। गुवाहाटी में भी एम्स होगा। गुवाहाटी असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। वो लोग पूर्वोत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलीफें कभी समझ ही नहीं पाए। आज केंद्र के द्वारा असम में विकास के लिए पूरा निष्ठा से काम किया जा रहा है। असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहा है। जो बदलाव देश देख रहा है वही असम में भी दिख रहे हैं। असम में आयुष्मान योजना का लाभ 1.25 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है। असम की खुशहाली और यहाँ की प्रगति का बहुत बड़ा केंद्र असम की चाय बागान भी है। बजट में चाय बागान में काम करने वाले भाइयों बहनों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई है। देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत के चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम किया जा रहा है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर हैं आपको? जो चुप बैठे हैं उन सभी राजनीतिक दलों से असम का हर आदमी, हर चाय पीने वाला हिंदुस्तानी जवाब मांगेगा। टिकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान कछुआ पार्क में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसान ने लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है। कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक किसान का नाम करमवीर सिंह है। वो हरियाणा के जिंद का रहने वाला था। यह घटना हरियाणा के ही चरखी दादरी में होने वाली महापंचायत से कुछ देर पहले सामने आई। चरखी दादरी की महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे और टिकैत ने शनिवार को देश भर में हुए किसानों की चक्का जाम के बाद किसान क्रांति 2021 का ऐलान किया था। टिकैत ने कहा था कि अब हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी। उन्होंने अपील की है कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2021 लिखे। इससे किसान जहां भी जाएंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। टिकैत गाजीपुर पर दिल्ली एनसीआर के उन किसानों भी मिले जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से नाराज है। एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाने को कहा है। उनमें ट्रैक्टर भी शामिल है। टिकैत ने यह भी कहा कि खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर अब दिल्ली में एनजीटी के दफ्तर पर भी दौड़ेंगे। अब तक ये लोग नहीं पूछते थे कि कौन सी गाड़ी 10 साल पुरानी है। अब इनका क्या प्लान है? 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों को बाहर करो और कॉर्पोरेट्स की मदद करो, लेकिन 10 साल से पुराने ट्रैक्टर भी दौड़ेंगे और आंदोलन और मजबूत होगा। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। टुडे टीम की ओर से नमस्कार।